पिछले वीडियो क्लिप में हमने फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम को देखा था। उसमें हमने देखा कि किस तरह से परिपथ के दो बिंदुओं के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स में परिवर्तन के समय दर के बराबर होता है। उसी आधार पर हमने प्रेरित धारा के मान को देखा कि किस तरह से प्रेरित धारा का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से संबंधित है। और आगे हमने किसी समय अंतराल में किसी बिंदु से प्रवाहित आवेश की मात्रा को भी देखा। आज हम एक टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसमें किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक है जो इस चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है और इसके गति के कारण कैसे इनके दोनों सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है उसी को हमको आज देखना है। तो ये बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाला एक चुंबकीय क्षेत्र है जो इस बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। इस तरह से अंदर की ओर चुंबकीय फ्लक्स लाइन को अंदर की ओर जाते हुए दिखाया गया। आप जैसा कि जानते हैं कि क्रॉस जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को लंबवत अंदर की ओर दिखाता है और डॉट जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को लंबवत बाहर की ओर दिखाता है। तो यह हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है और इसमें यह लंबाई का एक ऋजुरेखीय सीधा चालक तार रखा हुआ है और इसको हम भी वेग से गति करा दे रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी तल के लंबवत अंदर की ओर और ऋजुरेखीय चालक तार की लंबाई यन और चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग भी। ये हमको तीन तथ्य यहां से मिले हैं। आगे हम जानते हैं कि चालक तार है तो किसी भी पदार्थ का होगा वह पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होगा और प्रत्येक परमाणु में हम जानते हैं धन आवेशित प्रोटॉन नाभिक में और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्ष में घूमते रहते हैं और जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के साथ लूजली बॉन्डेड होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म बल से बंधे हुए होते हैं और वो कभी कभी अपने ऑर्बिट को छोड़ जाते हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस चालक तार के पदार्थ की सीमा के अंदर रैंडम गति और अनियमित गति करते रहते हैं। तो इस चालक तार के पदार्थ की सीमा के अंदर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कुछ धन आवेशित परमाणु होते हैं जिसमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल चुके होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन रैंडम गति करते हैं लेकिन कुल मिलाकर के कभी उनका ऊपर गति, कभी नीचे गति, कभी आगे गति, कभी पीछे गति। तो इस तरह से सारी गतियां एक दूसरे को निरस्त कर देती है और एक तरह से मान लीजिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक तार की सीमा के अंदर स्थिर हैं, रुके हुए हैं। अब जब चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत भी वेग से गतिशील कराते हैं तो ऐसी स्थिति में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन भी चालक तार के साथ भी वेग से गति करते हैं और धन आवेशित परमाणु भी चालक तार के अंदर भी वेग से गति करते हैं। और आप जानते हैं कि यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसको हम लॉरेंज बल कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। तो धन आवेशित
परमाणु पर भी लारेंज बल या चुंबकीय बल लगेगा और इलेक्ट्रॉन पर भी लारेंज बल या चुंबकीय बल लगेगा। लेकिन अंतर दोनों में यह है कि धन आवेशित परमाणु पर लारेंज बल लगने के बावजूद भी चूंकि वो पदार्थ की सीमा के अंदर गति नहीं कर सकता है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगा। लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जब लारेंज बल या चुंबकीय बल लगेगा तो वह उस परमाणु की सीमा के अंदर एक निश्चित वेग से गतिशील हो जाता है। तो लारेंज बल जो लग रहा तो क्या लिखेंगे, चूंकि धन आवेशित परमाणु पर लारेंज बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अपनी जगह पर स्थिर रहता है, तो हम काउंट करेंगे केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले लारेंज बल का। तो क्या लिखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला लारेंज बल, इसी को हम चुंबकीय बल भी कहते हैं। चलिए चुंबकीय बल भी लिख देते हैं। चुंबकीय बल बराबर फार्मूला होता है Q इंटू भी, ये चुंबकीय बल को हम एक लेटर से लिख देते हैं Fm इक्वल टू Q इंटू भी इंटू बी इंटू साइन थीटा। और यहाँ पर जो साइन थीटा होता है, जो थीटा होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और आवेश के गति की दिशा दोनों के बीच का एंगल होता है। तो जब हम इस चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है मुक्त इलेक्ट्रॉन भी लंबवत दिशा में गति करेगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। तो ऐसी स्थिति में थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Fm इक्वल टू क्यू भी बी साइन 90, और साइन 90 का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब यहीं से हम Fm इक्वल टू, चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति हो रही है तो यहाँ पर Q की जगह लिख देंगे ई बी बी, ये हमारा Fm हो गया, चुंबकीय बल हो गया या लारेंज बल हो गया, किस पर हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर हो गया। अब इस बल की दिशा को अगर हम देखना चाहें कि किस दिशा में ये बल लगेगा तो हम दाएं हाथ के हथेली का नियम लगा लेते हैं, जिसमें चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और ये अंगूठा आवेश के गति की दिशा में। तो आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा में हम अंगूठा लगा लिए और अंदर के चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये चारों उंगलियां लगा ली। तो ऐसी स्थिति में धन आवेश पर जो लगने वाला बल होता है वो हथेली से लगाए गए बल की दिशा में होता है। तो हथेली से लगाया गया बल ऊपर की ओर होगा, यानी धन आवेश पर जो बल लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा। और अगर हम मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है तो उस पर बल जो होगा वो नीचे की ओर लगेगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल Fm को हमने नीचे की तरफ दिखा दिया है। और इस पॉजिटिव परमाणु पर जो लगने वाला बल Fm है वो ऊपर की ओर, चूंकि हमने पहले ही बता चुका है कि परमाणु पर लगने वाले बल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपनी जगह बना रहता है। लेकिन जब मुक्त इलेक्ट्रॉन पर नीचे की ओर बल लगता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशील होकर के नीचे की तरफ चलने लगता है। तो इस सिरे पर ऋण आवेश की संख्या बढ़ेगी और यहाँ के भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नीचे चले आएंगे तो यहाँ पर धन आवेश की संख्या बढ़ जाएगी। और किसी समय यहाँ पर धन आवेश की संख्या ज्यादा है, यहाँ पर ऋण आवेश की संख्या है। इसका मतलब कि ये रेखीय तार के दोनों सिरे धन आवेशित एवं ऋण आवेशित हो रहे हैं, और जब धन आवेशित और ऋण आवेशित सिरे हो जाएंगे तो उनके बीच एक विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि इस लारेंज बल के कारण, लारेंज बल के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक तार के सिरे बी की ओर, ये सिरा बी है, ये सिरा ए है, बी की ओर गतिशील होगी, गतिशील होगी। और जब गतिशील होंगे तो ये बी सिरा ऋण आवेशित होगा
अतः सिरा बी ऋण आवेशित और सिरा ए क्या हो जाएगा, सिरा ए धन आवेशित होगा, धन आवेशित होगा। अतः दोनों सिरों के बीच, एक सिरा धन आवेशित दूसरा सिरा ऋण आवेशित, तो दोनों सिरों के बीच क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अतः दोनों सिरों के बीच विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, या इसको विभवांतर भी कह सकते हैं, विभवांतर उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। अब विभवांतर उत्पन्न हो गया, मान लेते हैं उस विभवांतर का मान भी, मान लिया यह विभवांतर भी किसी समय या विभवांतर भी हो गया। अब सिरे ए और बी के बीच विभवांतर उत्पन्न हो गया, इसका आशय यह है कि इन दोनों सिरों के बीच विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और इस विभवांतर भी के कारण चालक तार के अंदर, चालक तार के अंदर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसका मान E इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप जानते हैं, यदि विभवांतर भी है और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी L है तो E इक्वल टू हो जाता है V अपान L, विभवांतर बटे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ये हमारा हो गया E इक्वल टू V अपान L और यहां से हो जाता है V इक्वल टू E इंटू L। ये हमारा इक्वेशन बन लेते हैं इसको। अब कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा विभवांतर उत्पन्न हुआ, थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। ऐसी स्थिति में इस विभवांतर के कारण, इस विद्युत क्षेत्र के कारण अब इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उस पर विद्युत बल लगना शुरू हो गया। तो इलेक्ट्रॉन पर एक विद्युत बल स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई ऊपर क्यों लगेगा, और पहले से आप जान रहे हैं कि लारेंज बल नीचे क्यों लग रहा है। शुरू में जब यहां पर और यहां पर धन आवेश एवं ऋण आवेश की संख्या बराबर थी, कोई ऋण आवेश, कोई इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आया था, तो ऐसी स्थिति में केवल और केवल लारेंज बल लग रहा था। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती गई, यहाँ पर ऋण आवेश बढ़ता गया, यहाँ पर धन आवेश बढ़ता गया। ऐसी स्थिति में दोनों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हुआ, दोनों सिरों के बीच विभवांतर के उत्पन्न होने से चालकता में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ और जिसकी दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर हो गई। तो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जब विद्युत क्षेत्र हो गया तो ऐसी स्थिति में इस मुक्त इलेक्ट्रॉन पर अब लारेंज बल के अलावा एक और बल रहेगा जिसको हम विद्युत बल कहेंगे और जिसका मान जो होगा वो स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई लिखते हैं और क्यू का मान इलेक्ट्रॉन के लिए ई होता है, तो जो विद्युत बल लगेगा वो ई इंटू कैपिटल ई के बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहां पर, इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल एफ ई इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल लगेगा जो बी से ए की ओर, बी से ए की ओर होगा।
यानी ये विद्युत बल ऊपर की ओर लगेगा और लॉरेंट बल नीचे की ओर लगेगा। तो इसी समय मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंट बल एफ एम इक्वल टू ई इंटू बी भी होगा। लॉरेंट बल नीचे क्यों लग रहा और विद्युत बल ऊपर क्यों लग रहा? अब परिणामी जिस दिशा में होगा वो दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेगा। तो लगातार इलेक्ट्रॉन के नीचे आने के कारण इस विद्युत बल E के मान में वृद्धि होगी और लॉरेंट बल E इंटू बी कांस्टेंट बना रहेगा, क्योंकि V का मान वैल्यू V का मान भी कांस्टेंट है, V का मान भी कांस्टेंट है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश E भी कांस्टेंट है। तो लॉरेंट बल या चुंबकीय बल तो कांस्टेंट बना हुआ, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस सिरे पर इकट्ठे होते जाना है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस V के मान में वृद्धि होती जा रही है और E के मान में वृद्धि होती जा रही है। तो एफ ई इक्वल टू स्मॉल इंटू कैपिटल ई, जिसको हम विद्युत बल कह रहे हैं, विद्युत बल का मान लगातार बढ़ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे लगातार आ रहे हैं, लेकिन एफ एम का मान कांस्टेंट है, चुंबकीय बल का मान कांस्टेंट है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब विद्युत बल का मान बढ़ते बढ़ते लॉरेंट बल के बराबर हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन पर परिणामी बल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन अपने जगह पर बना रहेगा, उसको कहते हैं स्टेडी स्टेट। यानी इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल भी लग रहा है, लॉरेंट बल भी लग रहा है और दोनों बल एक दूसरे के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन पर कोई बल नहीं लगेगा और इलेक्ट्रॉन अपने स्थान में बना रहेगा। तो क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला लॉरेंट बल एम इक्वल टू ई इंटू बी नियत है, जबकि विद्युत बल एफ ई इक्वल टू ई का मान बढ़ रहा है। बढ़ रहा जब दोनों बल बराबर होंगे तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल परिणामी बल शून्य होगा और उसके स्थानांतरण न होने पर दोनों सिरे पर आवेश नियत होने के कारण विभवांतर भी एवं विद्युत बल ई भी विद्युत बल स्मॉल इंटू कैपिटल ई भी नियत होगा। अतः
यह स्थिति अस्थाई स्थिति होती है। तो अस्थाई स्थिति में लॉरेंज बल और विद्युत बल दोनों एक समान हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होगा और दोनों सिरों के बीच का विभवांतर कांस्टेंट हो जाएगा। वही विभवांतर जो होगा वो प्रेरित विद्युत वाहक बल या विभवांतर कहा जाएगा, प्रेरित विभवांतर कहा जाएगा। तो क्या लिखेंगे, यही विभवांतर प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, विद्युत वाहक बल होगा। और इस स्थिति में क्या हो जाएगा, लॉरेंज बल Fm बराबर विद्युत बल Fe। क्या हो जाएगा, Fm का मान E इंटू V इंटू B बराबर E इंटू कैपिटल, और E से कैंसिल हो जाएगा, यहां से बच जाएगा E बराबर V इंटू B। E बराबर क्या लिख चुके हैं, V अपान L। तो क्या हो जाएगा, V अपान L इक्वल V इंटू B। ध्यान रखिएगा ये भी जो है वेग है और ये भी जो है वो भी विभवांतर है। तो क्या हो जाता है यहां से, V बराबर V इंटू B इंटू L। ये हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला हो जाता है। जब कोई ऋजुरेखीय चालक चुंबकीय क्षेत्र में B की दिशा के लंबवत गति करता है और यदि B की दिशा के लंबवत गति नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसके वेग का B की दिशा के लंबवत दिशा में घटक निकाल लेते हैं। तो आप जानते हैं कि यदि चालक B की दिशा में गति न करे या कह ले B एवं V के बीच का कोण थीटा, तो ऐसी स्थिति में आप लॉरेंज बल Fm इक्वल टू लिखते हैं Q इंटू V इंटू B साइन थीटा। तो जहां पर हम B लिखते हैं वहां पर क्या लिख देंगे, B साइन थीटा लिख देंगे। तो ऐसी स्थिति में V इक्वल टू क्या आ जाता है, V इंटू B इंटू V इंटू B इंटू L इंटू साइन थीटा। ये इस तरह का ये फॉर्मूला बन के आता है। अब यहां से निष्कर्ष निकल के आता है कि यदि कोई चालक तार है जो चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से चल रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को काट रहा हो, जैसे चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं अंदर की ओर है और ये चालक तार इस तरह से आगे की ओर चल रहा है, तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को इस तरह से वो काटते हुए चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में चालक तार के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल या कह लें विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और जिसका मान V इंटू B इंटू L के बराबर तब होता है जब चालक तार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करता है और वो उसको काटते हुए चलता है। अगर लंबवत गति ना करे, किसी एंगल पर गति करे, किसी कोण पर गति करे, तो ऐसी स्थिति में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जहां हम B केवल लिख रहे हैं वहां B साइन थीटा लिख करके V इंटू B इंटू L साइन थीटा लगा करके हम प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब शर्त यह है कि यदि चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को चालक तार काट रहा होता है तब तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और नहीं काटे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है कि जैसे ट्रेन की पटरियां हैं और उस पर ट्रेन चल रही होती है
तो ऐसी स्थिति में ट्रेन की पटरियों के बीच पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्ध्वाधर चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं इस तरह से होती है, ऊर्ध्वाधर भी होती है, और ट्रेन की जो धुरी होती है वो उन फ्लक्स रेखाओं को काटते हुए चलती है। ऊर्ध्वाधर चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं हैं और ट्रेन की धुरी इस तरह से आगे चल रही है। तो ट्रेन की धुरी जो होती है वो चालक तार की भांति व्यवहार करती है और वो इस तरह से काटती हुई चलती है, तो उनके सिरों के बीच प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। अगला हवाई जहाज है जो क्षैतिज दिशा में अपने पंख को फैलाए हुए चल रहे हैं और चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। तो ऐसी स्थिति में यदि जहाज क्षैतिज दिशा में चल रहा है तो ऊर्ध्वाधर चुंबकीय बल रेखाओं को काटते हुए चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में दोनों पंखों के दोनों सिरों के बीच प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न होगा। इसी प्रकार से जब जहाज नीचे की तरफ उतर रहा होता है तो क्षैतिज चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है और क्षैतिज बल रेखाओं को तब काटेगा जब उसके पंख पूर्व पश्चिम दिशा में होंगे। क्यों? क्योंकि उत्तर दक्षिण दिशा में जो होगी क्षैतिज चुंबकीय बल रेखाएं होगी और जब पंख पूर्व पश्चिम दिशा में होगा तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को या चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को काटते हुए नीचे उतरेगा। तो ऐसी स्थिति में भी उन पंखों के बीच प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न होगा। तीसरा एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति है वो पूर्व पश्चिम दिशा में दौड़ रहा है और चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं उत्तर दक्षिण दिशा में। पृथ्वी की चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं जो क्षैतिज है वो उत्तर दक्षिण दिशा में है और व्यक्ति पूर्व पश्चिम दिशा में से दौड़ रहा है, तो वही फ्लक्स को काटते हुए दौड़ता है। तो ऐसी स्थिति में उसके सिरों के बीच भी प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न होता है। तो ये हमारे कुछ उदाहरण है जिसमें ऋजुरेखीय चालक के चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत गति करने पर दोनों सिरों के बीच विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी फिजिक्स की तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।